हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिंदी की बुक जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। इस बुक का चैप्टर है आपका जो कि फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है जनसंचार, माध्यम और लेखन। इस चैप्टर को कवर करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। सब साथ ही में पढ़ेंगे संचार क्या है, सारी की सारी फुल डिटेल इसके बारे में। इस चैप्टर को फुल एक्सप्लेन करेंगे हम। अगर इसके आपको नोट चाहिए पीडीएफ के रूप में, वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एक पार्ट इसका पहले ही बन चुका है जिसके अंदर आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करा गया है जनसंचार माध्यम, उसके पार्ट्स और उसकी डेफिनेशन और सारे के सारे उसके प्रकारों के बारे में। इस वीडियो में कुछ टॉपिक रह गए थे आपके, वो सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये पार्ट नंबर 2। आज की वीडियो का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रेडियो। रेडियो से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो समझ लेते हैं रेडियो के बारे में। रेडियो जो है, जैसा कि हम जानते हैं, ये जनसंचार का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है और रेडियो को श्रव्य माध्यम कहा जाता है क्योंकि आप सिर्फ इसे सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो। इसलिए सुनने की वजह से आप काम करते हुए भी इसे आसानी से सुन सकते हो और संचार प्राप्त कर सकते हो। रेडियो जो है, रेडियो के बारे में ये भी ध्यान रखना आपको कि 1936 में हमारे देश के अंदर ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी, जिसके बाद रेडियो का प्रचारण हमारे देश में शुरू हो गया था। और आज के टाइम पे अगर वर्तमान में देखा जाए तो हमारे देश में इसका जाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बिक चुका है। ऐसा माना जाता है कि 350 से अधिक स्टेशन हमारे देश के अंदर निजी आ चुके हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि रेडियो बहुत तेज़ी से फैल रहा है हमारे देश के अंदर, जिसका जाल बहुत तेज़ी से हमारे देश के अंदर बिक चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है टेलीविज़न। टेलीविज़न से भी आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ये जो है, ये दृश्य श्रव्य माध्यम होता है, यानी कि आप इसे देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, दोनों तरीके का माध्यम है ये टेलीविज़न। ये जो है विश्व में बहुत ज़्यादा फेमस है इसी वजह से, क्योंकि इसके अंदर दोनों गुण इसके अंदर उपलब्ध हैं। अगर भारत में बात करी जाए तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 1959 को। इसका मेन उद्देश्य ये था कि देश में जागरूकता और शिक्षा का प्रचार किया जाए और लोगों का सामुदायिक विकास किया जा सके। ये थे हमारे टेलीविज़न का टॉपिक। इसके बाद समझ लेते हैं सिनेमा के बारे में, जो कि आप हॉलों में देखने जाते हो मूवीज़, वो सारी की सारी सिनेमा के अंडर में ही आती हैं। अगर सिनेमा की बात करी जाए तो ये मनोरंजन का बहुत महत्वपूर्ण साधन आज के टाइम पे बन चुका है, क्योंकि आपको सूचना भी देता है, ज्ञान भी देता है और संदेश भी देता है। तीनों चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हो सिनेमा के द्वारा। इसके आविष्कार की बात करें तो ये माना जाता है इसका आविष्कार करा था थॉमस अल्फा एडिसन ने। जो सिनेमा जो है उसके बारे में अगर फ्रांस से बात करें तो फ्रांस में 1894 में पहली फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था द अराइवल ऑफ ट्रेन। ये बहुत ज़्यादा फेमस फिल्म थी फ्रांस की। अगर भारत के लिए हम बात करें सिनेमा की तो भारत में जो फिल्म बनी थी पहली, वो थी राजा हरिश्चंद्र जी की, वो दादा साहब फाल्के के द्वारा जो बनाई गई थी। उस फिल्म को बनाया गया था 1913 में। अगर भारत में बात करें पहली बोलती फिल्म की तो भारत में पहली बोलती फिल्म जो थी वो बनाई गई थी आलम आरा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। 1931 में पहली बोलती फिल्म भारत की थी जिसका नाम था आलम आरा। इस टाइम पे आप देखोगे भारत में बहुत ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा मूवी भारत के अंदर बनाई जाती हैं, क्योंकि भारत के अंदर कई भाषा बोली जाती हैं, दक्षिण में अलग, पश्चिम में अलग, पूर्व में, उत्तर में। इस वजह से भारत में कई सारी क्षेत्रीय भाषाओं, अन्य भाषाओं में भी फिल्में बनाई जाती हैं। इसलिए ये माना जाता है भारत सबसे बड़ा फिल्म उत्पादक देश है। ये था आपका टॉपिक सिनेमा का। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, वो है इंटरनेट। इंटरनेट टॉपिक से आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आज के टाइम पे दुनिया का सबसे ज़्यादा फेमस जनसंचार का माध्यम बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर आपको सारी सुविधा उपलब्ध है, चाहे वो रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि इसके अंदर पुस्तकालय के भी गुण आपको मिल जाएंगे। आप पुस्तकें डाउनलोड कर सकते हो मोबाइल के अंदर ही नेट के द्वारा और उन्हें पढ़ सकते हो। इसलिए इंटरनेट को सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है। ये जो है अंतर्क्रियात्मक माध्यम है,
इसके अंदर जो भी व्यक्ति संचार कर रहा है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बिना संचार नहीं हो पाएगा। अगर दो व्यक्ति चैटिंग करना चाहते हैं इंटरनेट के द्वारा तो उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों व्यक्ति नेट का प्रयोग करें, जब ही संचार हो पाएगा। आज के टाइम पे जनसंचार इतना ज़्यादा फेमस हो गया है, इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा जनसंचार हो रहा है, लोग जो है आपस में जुड़ चुके हैं। ऐसा लगता है हमें दुनिया जो है ये विश्वविग्राम के रूप में बन गई है, जिसमें लोग एक दूसरे में गांव की भांति रहते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। मगर अश्लील पन्ने, बहुत सारे गलत आपराधिक गतिविधियाँ दिखाई जाती हैं इंटरनेट पर, जिसकी वजह से इंटरनेट का दुरुपयोग भी हो रहा है। तो ये था हमारा इंटरनेट का टॉपिक। यहाँ से आपका बनता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इसे समझ लेते हैं। जनसंचार के माध्यमों में इंटरनेट के बारे में हमने पढ़ा है। इंटरनेट और अन्य माध्यम जो है उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, यानी कि अच्छे प्रभाव, यानी कि विशेषता के अंडर में जो आते हैं। तो कुछ होते हैं बुरे प्रभाव, जिन्हें आप नकारात्मक प्रभाव कहते हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे जनसंचार के सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं। इसके प्रभाव में आप समझ सकते हो कि इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम पूरी तरीके से जनसंचार के माध्यमों पे डिपेंड हो चुके हैं। अखबार जो है वो तो हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत बन गई है, सुबह हमारी इसके बिना होती नहीं है। हम सुबह उठते ही अखबार पढ़ना चाहते हैं ताकि हमें जानकारी मिल सके देश और दुनिया के बारे में। रेडियो, टेलीविज़न मनोरंजन के साधन तो हैं हमारे साथ साथ, ये हमें ज्ञान भी देते हैं। विज्ञान, भाव, बाजार, विज्ञापन, इन सब के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है जनसंचार के द्वारा। आज हम इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं शिक्षा के लिए भी और अन्य चीज़ें सीखने के लिए भी। शादी ब्याह के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो इसे। टिकट बुक करवाने के लिए भी, बिजली का बिल जमा करना हो, गैस सिलेंडर बुक करना हो, या अन्य जितने भी कार्य हों, बैंक से रिलेटेड काम हो, वो आप घर बैठे ही कर सकते हो इंटरनेट के द्वारा। तो ये था हमारे कुछ जनसंचार के सकारात्मक प्रभाव। अब समझ लेते हैं जनसंचार के बुरे प्रभाव, यानी कि नकारात्मक प्रभाव। जैसा आपने देखा होगा कुछ इसकी अच्छाई हैं तो इसकी बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं। नेट क्राइम आज के टाइम पे बढ़ता जा रहा है। जहाँ सिनेमा में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि काल्पनिक चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि वास्तविक दुनिया में हो ही नहीं सकती। लोगों को कल्पना में ले आया जाता है, वास्तविकता से लोगों को दूर कर दिया जाता है। जो ज़्यादातर सिनेमा होती हैं, आपने फाइटिंग्स देखे होंगे या नए नए तरीके के अपराध लोगों को दिखाए जाते हैं मूवियों के अंदर। विज्ञापन जो है, लोगों को गलत विज्ञापन दिए जाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में गलत जानकारी दी जाती है, जिसकी वजह से लोग विज्ञापनों के जाल में फंस जाते हैं। ये भी इंटरनेट और जनसंचार के माध्यमों की बहुत बुरी परेशानी है, जो कि नकारात्मक प्रभाव का उदाहरण है। ज़्यादातर अखबार हो या टेलीविज़न, उनमें कुछ ही टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको उछाला जाता है, यानी ज़्यादातर उन्हीं टॉपिकों के बारे में एक्सप्लेन करा जाता है। ज़्यादातर छोटे मोटे जो टॉपिक होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव है। अगर अब हम पहुँचते हैं निष्कर्ष पे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ने के बाद, तो निष्कर्ष हमारा यही निकलता है कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ लोग एक तरफ तो शिक्षित हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, मगर दूसरी तरफ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, पथभ्रष्ट करा जा रहा है और लोगों के चरित्र पर गलत प्रभाव डाला जा रहा है। लोगों को क्राइम दिखाया जा रहा है, गलत चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि अच्छे प्रभाव भी हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं। वो आपकी सोच पे डिपेंड करते हैं, आप किस तरीके से जनसंचार के माध्यमों का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, जनसंचार माध्यम में द्वारपाल की भूमिका। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द्वारपाल होता क्या है। द्वारपाल के बारे में आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी जनसंचार का माध्यम हो, वहाँ पर लोगों की ज़रूरत होती है जो कि जनसंचार माध्यम के लिए लोगों के लिए कार्य करते हैं। किसी भी कोई भी दफ्तर हो, उसके अंदर जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनमें से जो भी व्यक्ति सूचनाओं को प्रकाशित करवाएगा, प्रसारित करवाएगा, नियंत्रित करवाएगा, सारी जानकारी इकट्ठी करेगा, वही व्यक्ति कहलाता है द्वारपाल। द्वारपाल हर जगह आपको देखने को मिल सकता है, रेडियो दफ्तर हो या टेलीविज़न का दफ्तर हो, किसी भी तरह का कोई भी दफ्तर हो, वहाँ पे आपको द्वारपाल देखने को मिल सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, प्रकाशित जो होने वाली सूचना है उसको इकट्ठा करेंगे, नियंत्रित करेंगे, चेकिंग करेंगे उसकी कौन कौन सी सूचना छापनी चाहिए, कुछ कौन कौन सी नहीं छापनी चाहिए। इनके अकॉर्डिंग सूचना छाप दी जाती हैं। जो मेन बातें होती हैं वो द्वारपाल द्वारा बताई जाती हैं, किस तरीके उन्हें छापना है या प्रसारित करना है।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक थैंक फॉर वॉचिंग।